नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने वहां इंडियन कम्युनिटी को संबोधित किया। मोदी ने बात इमरजेंसी से शुरू की और नया इंडिया क्या कर सकता है यह दुनिया को बताया। 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना और सेनेगल के लीडर्स के साथ अहम मीटिंग भी करेंगे। मोदी 2 दिन के जर्मनी दौरे पर हैं, जिसके बाद वो यूएई जाएंगे। जर्मनी में G7 समिट का आयोजन हो रहा है। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के लीडर जर्मनी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेहद खास मिशन के साथ जर्मनी गए हैं, जिसका इंपैक्ट पाकिस्तान और चीन पर भी नजर आने लगा है। दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ करने की तैयारी हो रही है और इसके लिए नरेंद्र मोदी की मंजूरी और समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। हिंदुस्तान से 6000 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी पहुंचे तो उनके स्वागत में आसमान भी सतरंगी हो गया। जर्मनी में जब कोई खास मेहमान किसी बड़े देश का लीडर आता है, तब ये बैंड उनके स्वागत में ऐसी धुन बजाता है। आठ घंटे 20 मिनट की नॉन स्टॉप फ्लाइट, 6000 किलोमीटर की दूरी। प्रधानमंत्री मोदी बेहद खास मिशन के लिए जर्मनी गए हैं। जर्मनी में G7 समिट है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल है। इन 7 देशों के पास दुनिया की 50% दौलत है और दुनिया के 10% आबादी। यूक्रेन युद्ध के बीच G7 की मीटिंग से दुनिया को बहुत बड़े बदलाव, बड़े फैसले की उम्मीद है, जिसके सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यूनिख में अपनी बात भी डेमोक्रेसी से शुरू की। आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। किसी भी देश के लीडर को तभी दुनिया सीरियसली लेती है, तभी महत्व देती है, जब उसके पीछे उस देश की जनता समर्थन में खड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखने पे कैसा लगा? मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज्यादा मेरे को समझ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। पूरी एनर्जी है, अस्तित्व इतना अमेजिंग है ना। आप अरे वो बहुत ही है, वो खुशी के आंसू है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बोलो भारत माता की जय।
क्या बताऊं, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं सामने से देख, मुझे बहुत सॉरी पर इसमें इट्स ओके, ये तो इमोशन है और ये एक नेता के लिए बहुत गर्व की बात हो सकती है कि कोई उसको इतना चाहता है। सच में मुझे उनको देख के इतनी ज्यादा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या देख ली। उनका तेज, इतना ज्यादा उनका तेज, बहुत मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। इतना रोते हुए मैंने पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर किया है, बहुत ही गजब की तस्वीर दिखती है, कहीं भी हो जाते हैं तो, और ये आप तो एकदम ही इमोशनल। हाँ सर, थोड़ा सा हो गई मैं। तो क्या आप अपने बारे में जरा बताओ। सर मैं केदार जय शुक्ला, मैं म्यूनिक में ही रहती हूँ एक्चुअली। मेरे हस्बैंड यहाँ वर्किंग है तो उनके साथ आई, पर मैं केदार सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं उनकी वजह से यहाँ पे आ पाई हूँ एक्चुअली। मैं बर्लिन जब मैं नहीं गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं बोलती हूँ शिट, मैं क्यों नहीं जा पाई। जब ये गए थे फिर उनको बोला कि सर जब भी यहाँ पे आएंगे प्लीज मेरे को जरूर बताइएगा, मैं जाना चाहती हूँ। इतना पसंद क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सर मुझे एक्चुअली उनका जो ऑरा है ना वो बहुत अलग है, बहुत अलग। वो बाकियों से बहुत अलग है। वो ऐसे कि बस मतलब जो भी है कि मैं क्या बोलूं, उनका एक ऑरा होता है ना कि मतलब तेज जो हो बोलना चाहिए, वो उनका बहुत अलग है। उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये आइडल है, मतलब इनके जैसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। उनके आने के बाद इतने चेंजेस आए वाराणसी, मतलब इतना ज्यादा काशी, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। जब विदेश में मोदी मोदी होता है तो देश से राहुल गांधी का ऐसा रिएक्शन आता है। राहुल गांधी काफी वक्त से मोदी के इंटरनेशनल इमेज को डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले आज इटली की तित्सियाना की बातों को सुनने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत दिलचस्प शख्सियत है, उनसे बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के बारे में। मैम, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम? My name is Tiziana and I am from Italy and I live in Stuttgart. Yes. Do you know about Prime Minister Modi? Of course, I know about Prime Minister Modi. I was living in India for 1.5 years and I could observe the activity of Prime Minister in India and what is improving in India. What is your impression about him, his work? He is doing a good work for India. This is my impression. Prime Minister Modi is in Munich. Do you know that? Yes, I know. I am here at Audi Dome and I was traveling from Stuttgart today to meet Mr. Modi. You came from Stuttgart to Munich just to meet Mr. Modi? Yes, Why is so special for you? because I love India. So if you love India, you are proud also to meet the Prime Minister of India. Speak something in Hindi. मेरा नाम तित्सियाना है। आप कैसे हो सर? मैं स्टुटगार्ट रहती हूँ। You are speaking Hindi very well. थैंक यू। जब प्रधानमंत्री मोदी म्यूनिख पहुंचे तो उनका इंतजार एक बेहद खास जोड़ा कर रहा था। दूल्हा इंडियन है और दुल्हन जर्मनी की। आपने सीख लिया कोई हिंदी सीख लिया। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में हैं। G7 समिट में उनको खास तौर पर इनवाइट किया गया है। इस पर चीन और पाकिस्तान की खास नजर है, क्योंकि जितना कद हिंदुस्तान का बढ़ता है उतना दर्द पाकिस्तान और चीन को होता है। पाकिस्तान को आज तक G7 समिट में बुलाया नहीं गया, जबकि इस ग्रुप ने चीन से भी दूरी बना ली है। क्या ये भारत का एक ग्लोबल क्लाउड है? नरेंद्र मोदी साहब की ये जो पॉलिसीज हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर है, या कि पाकिस्तान की कमजोरियां? पाकिस्तान कितना तिल मिला रहा है, कैसे शहबाज शरीफ जनरल बाजवा को धक्का लगा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। बात पाकिस्तान की डिटेल में होगी, मगर पहले बात मोदी के मिशन जर्मनी की। आज का भारत की पहचान है करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए,
विकास के लिए भारत अधीर है। अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, ऐसा लगने लगा है मानो दुनिया दो हिस्सों में बट गई हो। एक तरफ कुछ देश रूस के साथ उसके सपोर्ट में खड़े हैं, दूसरी तरफ पश्चिम के देशों ने यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इनमें से किसी भी पक्ष के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि उसकी नीति अलग है, और वो देश है हिंदुस्तान। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति वैश्विक शांति की बात करता है और अपने हित की किसी भी दबाव के आगे उसकी विदेश नीति प्रभावित नहीं होने वाली। यही वजह है कि एक तरफ अपनी राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को मानवीय मदद भी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 4 बजे G7 समिट को संबोधित करेंगे, जिसमें बेहतर भविष्य, एनर्जी, हेल्थ और क्लाइमेट पर बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, उनकी एक झलक मोबाइल में कैद करने के लिए उनके समर्थक दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं, और वो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है। हमारे साथ एक जर्मन व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। सर, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम? I'm Michael. I come from Munich, and I'm very, very proud that your top politician is here, and we follow him quite much, and we think he is extraordinary because he's one of the few politicians that is so balanced, and that's why we really admire him. Yeah. You are talking about? Of the President Modi, and for us, he's really an example of how politicians should be. He's in Munich. You know that? I do know, and that's why we all are excited, very, very happy and proud. What kind of emails do you have about Prime Minister Modi? What kind of emails do you have about Prime Minister Modi, about his work? How do you see him? I see him as a person that is trying to fix every problem in a very, once again, balanced way. Not hurting left, not hurting right, always finding the middle way, a golden way, in a certain way. Do you know any word in Hindi? Well, I know Ram Ram, Shukriya, Dhanyavad. आपने सीख लिया कोई हिंदी सीख लिया। प्रधानमंत्री मोदी कितने खास हैं? दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर जर्मनी पहुंच गए। सबसे बड़ी रणनीति तय की जाएगी, और इसके लिए वर्ल्ड लीडर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अच्छे दोस्त हैं। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बेहद करीब हैं। जापान और हिंदुस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। पीएम मोदी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉनसन भी अच्छे मित्र हैं। जर्मनी और इंडिया के संबंध भी काफी बेहतर हैं। नमस्कार। भारत को G7 का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग तक कई बार उठ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे जब वो आए तो पूरा बताया कि कैसे केंद्र सरकार वहाँ कामकाज कर रही है, दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भारत कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, आगे का हमारा क्या विजन है। आपको लगता है कि मजबूत भारत की तरफ हम जा रहे हैं? बहुत वी ट्रस्ट हिम, और हमको पता है द फ्यूचर इज़ वेरी गुड, और हम बहुत लकी है जो हम आज उनके सामने इतना उनको सुन पाए लाइव। सो हम बहुत खुद को लकी मानते हैं। कौन है ये मेरे हस्बैंड हैं। जर्मनी से हैं? जी हाँ। इंडिया जर्मनी की दोस्ती का स्वरूप इससे बेहतर नहीं दिख सकता। बिल्कुल नहीं दिख सकता। और ये इंडिया इनका मतलब जर्मनी इनका भले ही जन्मभूमि है, पर इनका जो दिल का जो राष्ट्र है वो हमारा हिंदुस्तान। दिल का तो समझ में आ रहा है, हिंदी इनको कितनी समझ में आती है? हिंदी थोड़ी आती है, आप बात कीजिए इनसे। हिंदी आप समझ पा रहे हैं कुछ? हाँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? Sorry, I didn't get it. How do you see Prime Minister Narendra Modi? I have never seen such a, how to say, outstanding Prime Minister.
and I'm very proud of Modi. I love Modi. प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि अब वो मानसिकता नहीं कि चलता है, अब तो करना है, समय पे करना है। आप लोग कैसे देखते हैं इस बयान? वही है कि आज जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, हम लोगों को एड्रेस किया है, तो वी आर वेरी हैप्पी। एंड व्हाट एवर द इंडिया जो भी अपने इंडिया में चल रहा है, तो उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे भी जो जर्मनी में जो रहते हैं उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है एक्चुअली। हर एक चीज का हर टाइम होता है, वही उनको दिखाना था इनडायरेक्टली। हर एक चीज का एक टाइम होता है, हल्ला गुल्ला करके कुछ होता नहीं है। जो भी करना है राइट टाइम पे राइट जगह पे करना है। टेक्नोलॉजी, ड्रोन, स्टार्टअप्स, कोविड, हर चीज के बारे में उन्होंने बताया, अपनी तरफ से अपना रिपोर्ट कर बताया कि आईफोन का भी प्रोडक्शन अभी इंडिया में होने वाला है। सैमसंग का तो अभी बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्डअप हुआ है नोएडा में। सिमिलरली आईफोन का भी होने वाला है। सो इंडिया विल बी देयर आल्सो इन अदर मोबाइल डिवाइसेस एज वेल। ऐसे किसी समिट में शामिल होना पाकिस्तान का अधूरा ख्वाब है, जो फिलहाल पूरा होता भी नजर नहीं आ रहा है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल मंच पर बोलते हैं या ऐसे किसी इंटरनेशनल मीटिंग में शरीक होते हैं, तो पाकिस्तान का बीपी जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत G7 समिट में भी मौजूद है और दूसरी तरफ रूस का भी करीबी है। रशिया के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं। सेफ्टी कवर किसका है? दुबई की कंपनी का। दुबई की कंपनीज जो हैं वो इंडिया तक रशिया के ऑयल टैंकर्स को पहुंचा रही हैं। अच्छा, हैं वो यूएई की कंपनियां। दुबई फुजैरा में बेस्ड है। फुजैरा की कंपनी है, उनके साथ कांटेक्ट कर लें आप। अभी पाकिस्तान से कोई जाए, जाके वहां यूएई में बात करे कि जी ये कंपनी के साथ आप हमें रशियन ऑयल के, वो रशियन ऑयल आपको पहुंचा जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद दूसरी खबर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की, इंडिया टेल्स ऑयल कंपनीज टू लोड अप ऑन डिस्काउंटेड रशियन क्रूड। मजीद, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का कह रहा है इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट जंप ओवर 50 टाइम्स सिंस अप्रैल। 50 गुना ज्यादा तेल वो अप्रैल से इंडिया ले रहा है। ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वॉशिंगटन पोस्ट जो 20 स्टोरी है कि रशियाज ऑयल अर्निंग्स आर बूमिंग, द यूएस एंड यूरोप नीड अ न्यू प्लान। पाकिस्तान को G7 से ज्यादा G20 की टेंशन हो रही है। पाकिस्तान में कमेंट्री चल रही है। भारत G20 सम्मेलन इस बार कश्मीर में आयोजित करने वाला है और पाकिस्तान अभी से डरने लगा है। G20 में सऊदी अरब भी है। G20 में तो इसका मतलब है हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, टर्की भी है मेरा ख्याल है। तो हम तो फिर इसमें तो क्या पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं? खित्ते में चॉइसेस कम हो रही हैं। एक तरफ भारत जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके तो सेंट्रल एशिया में बैठ के अफगानिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहा है, और कश्मीर का मसला वो पूरी दुनिया को G20 में लेके आ रहा है और पाकिस्तान को बता रहा है कि ये आप खड़े हैं। तीसरा, आपको पता है अरब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। तो तार साहब, आप क्या समझते हैं? फिर एक पाकिस्तान में तबका वो है जो कहता है कि हमें जो है वो इंटरनल देखना चाहिए और अपनी इकोनॉमी पे देखना चाहिए, और ये जो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है इससे बाहर निकलना चाहिए। आप क्या समझते हैं? ये हमने जियो इकोनॉमिक्स की बात भी की है, लेकिन हमारा वो मोड सेट नहीं हो रहा। इसकी क्या वजूहात हैं? इकोनॉमी चल नहीं रही और हम जो है वो अफगानिस्तान में हम गंदम के जहाज भेज रहे हैं और वहां पे ऑयल की वो टैंकर भेज रहे हैं कि यार इनको जो है ना वो खा पी लें, क्योंकि उधर इंडिया ने भी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजना शुरू कर दिए। तो ये इसको अब किस पिराए में मजीद देखेंगे? क्या हमें इनवर्ट देखना चाहिए या कि कोई हमारे कंपटीशन की अभी कोई गुंजाइश रहेगी है जो करना है हमने? मोदी राज में क्या बदला है? पिछले 8 साल में दुनिया का नजरिया कितना बदला है, इसका अंदाजा कश्मीर से लगा सकते हैं। कश्मीर पर साजिश करने वाला पाकिस्तान भी अब मान चुका है जब तक मोदी है, कश्मीर के बारे में सोचना भी बेकार है। इंडिया में अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि कॉन्फ्रेंस की कुछ मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाएंगी कश्मीर के इलाके में। अच्छा, अब इस पे अभी तक कोई वाज़ेह यानी ये कि डिटेल्स सच नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर आ रही है। इसके ऊपर हमारे फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ये जो एक कहा गया है, उन्होंने बताया सारा कि किस तरीके से हमारी करारदादें और यूएन की करारदादें मौजूद हैं, हम क्या समझते हैं उसके बारे में। तो जो दुनिया है वो इसको देखे और वहां पर ये नहीं होना चाहिए। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा
कि अभी तक तो हम बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर यूएई ने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। फिर इसके अलावा जब हमारी OIC हो रही थी तो हमने देखा कि वहां पर यूएई का डेलीगेशन उस वक्त मौजूद था। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक तो बात नहीं सुनी गई, तो फिर ये कहने से कुछ फायदा होगा? आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि हिम्मत भी हो गई है कि उसने 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम लेकर आज अगर वो G20 समिट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कराने चला है, तो इससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी वो जान ही नहीं है, दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही। और ये भी याद रहे कि G20 में वो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर 3 तो OIC के ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और टर्की है। और टर्की और सऊदी अरब तो जो OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उनके मेंबर भी हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि दुख की बात है कि ये ममालिक, ख़ास तौर पे ये 3 ममालिक उस समिट में जाए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जब जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो उनकी एक एक बात को पाकिस्तान बड़े गौर से सुन रहा था और अपने नसीब को जरूर कोस रहा होगा। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। 16 बागी विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस को शिंदे कैंप ने कोर्ट में चैलेंज किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। उसी को लेकर शिंदे ग्रुप ने कल ही अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। अब से कुछ देर पहले खबर यह आई कि इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पर्दीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र की सियासत के लिए कल का दिन बहुत अहम होगा। लेकिन इससे पहले आज क्या कुछ हुआ, कैसे शिवसेना ने शिंदे कैंप को खुलेआम चैलेंज किया, कैसे शिवसेना इस लड़ाई को सड़क तक लेकर आ गई है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। खुल्लम खुल्ला चैलेंज। अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई है। सीधी सीधी धमकी। हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। सड़क पर ललकार। वो सब गद्दार है, उनके चोर लोग जो गुवाहाटी में सब चोर लोग हैं। जोरदार लड़ाई, घनघोर प्रहार। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। महाराष्ट्र की सियासत में अब ताकत की नुमाइश है, दुश्मन के जोर की आजमाइश है। गुवाहाटी से चौपाटी तक बंद कमरे की लड़ाई अब सड़क पर आई। शिवसेना के बागियों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। बाइक रैली निकाली जा रही है, छोटी छोटी सभाएं की जा रही हैं, शिव सैनिकों को उकसाया जा रहा है। जो शिवसेना का गद्दार है, जूतों का हकदार है। बागियों को डराया जा रहा है। शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो, शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो। उद्धव की फौज अब शिंदे की सेना को गद्दार बता रही है, उन्हें मुंबई आने की चुनौती दे रही है। उद्धव ठाकरे के समर्थन में सामना दफ्तर से रैली निकाली जा रही है। शिव सैनिकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम समर्थक जुड़े हैं। आप लोगों की ये रैली कहाँ तक जाएगी? माहिम तक, यानी मातोश्री तक जाने वाले हैं? नहीं माहिम तक पूरा। जो विधायक गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग गुवाहाटी में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो सब गद्दार है, उनके चोर लोग जो गुवाहाटी में सब चोर लोग हैं। कई शिव सैनिक जो हैं वो निकले हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ शिव सैनिक गुवाहाटी में भी हैं और आप लोग यहाँ सड़कों पर। क्या कहें आपसे, वो बोलिए आप। आपको भी पता है क्या चल रहा है। जो गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ पे रैली हो रही है, उनको ये आवाज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, इसके लिए सब हो रहा है। वो बहुत गद्दार आदमी है, उन्होंने शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत
नुकसान दिया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे तमाम शहरों में शिव सैनिक अब सड़क पर उतर आए। हर जगह एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बागियों को चोर, गद्दार और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो, शिवसेना के गद्दारों को गोली मारो। नागपुर, नासिक, पालघर, औरंगाबाद, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। शिवसेना के लोग बागियों के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्से में संजय राउत नजर आ रहे हैं। भरोसा ना हो तो उनकी बात सुनिए। एक दिन पहले जो बात बाप दादा पर आ गई थी, आज संजय राउत ने उसी डायलॉग का पार्ट 2 सामने रख दिया। उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। हाँ, बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं कुबसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऐसी बयानबाजी पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात की जरूर है कि जो शिवसेना 2 दिन पहले तक दूसरे टोन में बात कर रही थी, अब वही शिवसेना अग्रेसिव टोन में बयान दे रही है। संजय राउत अब खुलकर आग उगल रहे हैं। आज संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि गुवाहाटी से अब सीधे 40 विधायकों के शव मुंबई आएंगे, जिन्हें सीधे मुर्दा घर भेजा जाएगा। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल, लटपट आहेत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनाने। त्यांना माहिती आहे इथे की जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं, येऊन दाखवावं ते, आणि प्रकाश सुरवणे ते येऊनच दाखवावं, माझं चॅलेंज आहे। उद्धव कैंप की तरफ से अब खुलकर बयानबाजी हो रही है। शिंदे के साथ मौजूद शिवसेना के विधायकों को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। शिवसेना सांसद विनायक राउत को सुन लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। ज्या आईने तुम्हाला दूध पाजलं, ज्या आईने तुम्हाला अन्न खाऊ घातलं, त्या शिवसेना रूपी आईशी द्रोह करून त्या सत्ताधीशांची लाचारी चालू केलेली आहे। कधी तुमचं भलं होणार नाही, तुमचा मृत्यू नरकातच असणार। किडे पडून हे सगळे मरतील। शिवसेना ऊपर से तो खुद को मजबूत दिखा रही है, बागियों को धमका रही है, लेकिन अंदर ही अंदर शिवसेना को पार्टी में टूट का खतरा बना हुआ है। शिवसेना में बगावत थमती नहीं दिख रही है। आज भी शिवसेना का एक नेता गुवाहाटी के लिए रवाना हो गया। कभी उद्धव के करीबी माने जाने वाले शिवसेना के मंत्री ओजय सामंत ने गुवाहाटी की राह पकड़ ली। शिवसेना के विधायक मंत्री ही नहीं, जिले स्तर के नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। आज खबर आई कि धुले के मेयर सतीश महाले ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सतीश महाले का कहना है कि वो संकट के वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव ठाकरे इस सिचुएशन को लेकर टेंशन में है, इसलिए आदित्य ठाकरे लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद विधायकों को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो रिजाइन कीजिए और चुनाव लड़िए। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें डिस्क्वालीफाई होना ही है, उनके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा है। एक खोटं बोलताय तुम्ही, कुठच्याही वकिलाला जाऊन विचारा, माझं तुमचं चॅलेंज आहे, तुम्हाला चॅलेंज देतो मी। हे ना 2च पर्याय, एक तर प्रहारमध्ये विलीन हो, नाही तर भाजपमध्ये विलीन हो।
म्हणजे स्वतःची ओळख उचलून टाका आमच्या समोर. आज नाही तर उद्या हे डिस्क्वालिफाय होणार म्हणजे होणारच आणि प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन काढणार. मी तर शपथ घेऊन निघालो की ना परत विधानभवनाची पायरी बघू द्यायची नाही. तुम्ही देणार का? शिवसेना एक तरफ बागियों को चुनौती दे रही है तो दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रही है कि बागी गुट के विधायक डिस्क्वालीफाई। शिवसेना ये चाहती है कि किसी तरह एकनाथ शिंदे गुट कमजोर है, उनके साथ मौजूद विधायक डिस्क्वालीफाई हो ताकि फ्लोर टेस्ट की सिचुएशन आए तो उन्हें हार का सामना न करना पड़े। इसलिए शिवसेना बागी विधायकों को नोटिस भेज रही है। आज शिवसेना के अरविंद सावंत ने खुद ऐलान किया कि बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटे में बागी विधायकों से जुड़ी एक खबर ये भी आई कि गुवाहाटी में मौजूद 2 विधायकों में झड़प हुई, मारपीट की नौबत आ गई। आज एकनाथ शिंदे के कैंप की तरफ से इसका खंडन किया गया। प्रकाश आंबेडकर नाम के एमएलए का नाम इस मारपीट की खबर में सामने आया था। आज प्रकाश आंबेडकर ने खुद इसे गलत बता दिया। महाराष्ट्रातील एका स्थानिक वृत्तवाहिनीमध्ये गुवाहाटीमध्ये आमदारांच्यामध्ये मारहाण झाली, 2 आमदारांच्यामध्ये मारहाण झाली अशा पद्धतीची एक बातमी आलेली आहे. त्या बातमीमध्ये माझ्याही नावाचा उल्लेख आहे. कृपया अशा पद्धतीची कोणतीही घटना या हॉटेलमध्ये झालेली नाही. या सर्व गोष्टी संपूर्णतः अफवा आहेत. अशा अफवांवरती कृपया विश्वास ठेवू नका. एकनाथ शिंदे अपने साथ मौजूद विधायकों को एकजुट दिखा रहे हैं। आज उन्होंने गुवाहाटी के होटल में भंडारा के एमएलए नरेंद्र भोंडेकर का बर्थडे मनाया, केक काटा, हैशटैग था वी सपोर्ट एकनाथ शिंदे। लेकिन संजय राउत इन बागी विधायकों को लेकर चुटकी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में। अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। महाराष्ट्र में इस वक्त अजीब सिचुएशन है। एक तरफ शिवसेना बागी विधायकों को तेवर दिखा रही है तो दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे सभी बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि वो अपने पतियों को मुंबई लौटने को कहें। और उधर शिव सैनिक गुस्से में नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ऐसी खबरें आई कि शिवसेना के जिन विधायकों ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया, उनके साथ गुवाहाटी गए, उनके घर और दफ्तरों को शिव सैनिकों ने निशाना बनाया, वहां तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बागी विधायकों के घर की और उनके घर वालों की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिए हैं। गवर्नर ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सभी बागी विधायकों के घर वालों को पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही एक्शन में आ गई और केंद्र की तरफ से सभी बागी विधायकों के घर पर सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई। कई विधायकों के घर में, दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, पुलिस के इंतजाम थे वहां पर, बावजूद इसके तोड़फोड़ हुई। और यही वजह है कि अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जिम्मे में इन विधायकों के घर के दफ्तर की सुरक्षा जो है वो रखी गई है। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 15 ऐसे विधायक हैं जिन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। सदा सरवनकर के घर के बाहर आपको सीआरपीएफ नजर आ रहा है, सीआरपीएफ की गाड़ी नजर आ रही है और मुंबई पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ नहीं, जो जिन जिन विधायकों के गुवाहाटी जाने की खबर है उनके घर के बाहर भी मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके के उनके घर के बाहर तोड़फोड़ हुई, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इन लोगों को केंद्र की सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी। अब आगे क्या होगा, उद्धव कैंप की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर शरद पवार भी एक्शन मोड में हैं। शरद पवार दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले शरद पवार ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल, अजीत पवार, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, अनिल देसाई और बाला साहेब थोराट, ये सब शरद पवार से मिले। यहाँ पर पवार एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के नेता उनके घर पर आए, साथ साथ में कांग्रेस के भी नेता आ रहे हैं, एनसीपी के भी तमाम नेता और मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली जाने से पहले पूरी एक्सरसाइज जो है शरद पवार मुंबई में करते नजर आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो शायद उन्हें आने में समय लग सकता है। ऐसे में जितनी भी
लीगल चीजें हैं, जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर पूरी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि अगर वो दिल्ली में रहें तो यहाँ महाराष्ट्र की जो चीजें हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, उसको लेकर कोई भी गड़बड़ न होने पाए। और इसी वजह से लगातार वो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। शरद पवार का स्टैंड साफ है, उनकी लाइन क्लियर है। पवार ने कह दिया है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। अगर कानूनी तौर पर शिवसेना को मदद करनी होगी या सलाह मशविरा देना होगा तो पवार उसके लिए भी रेडी है। हमारा पार्टी का टोटल सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी को है। हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलए आसाम लेके गए, वो जब वापिस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं। बीजेपी अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के करीब सभी बड़े नेता मौजूद थे। माना जा रहा है कि बीजेपी आगे की रणनीति पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो खिंचता जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने एक अहम बात कही है। राव साहेब दानवे ने साफ साफ कह दिया है कि महाविकास आघाडी सरकार 2-3 दिन और चलेगी। सरकार येतील, सरकार जातील, त्या सरकारबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही। उलट आम्हाला तर चांगलं विरोधी पक्षात आपलं असं बोलायला भेटतं। 2-3 दिवसांनी हे भी बंद होणार आहे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे कोर्ट की तरफ बढ़ती दिख रही है। शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बागी विधायकों ने इस मामले में सोमवार को अर्जेंट सुनवाई की मांग की है। असल में डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। उसी को इन विधायकों ने चैलेंज किया है और अर्जी में कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया है, जबकि नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।